हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए यानी सोशल साइंस के लिए 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोगों को कराएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है यानी 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कित्तूर को ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया है। तो पहला है कि रानी चेन्नम्मा ने, सेकंड है नाना फडणवीस ने, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने या रानी लक्ष्मीबाई ने। तो कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इसमें पूछा गया है कि किसने किया है। तो देखिएगा कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तो इसे किया है रानी चेन्नम्मा ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति संबंध में तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कि इसने जो है इस बात पर बल दिया, यानी अंग्रेजों ने जो है तो इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। या अगला देखिएगा कि इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं करेगा। या नेक्स्ट देखिएगा कि इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक बिना पुरुष वारिस के होती हैं तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। या अगला है कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो देखिएगा कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में तो सबसे सटीक आंसर जो है यानी सबसे सही कथन जो है तो कंपनी का दावा था। यानी कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो सबसे सर्वोच्च कथन जो है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो पहला है कि वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ या विश्वनाथ पंथ या अमरनाथ पंथ। तो इसमें कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से तो किस पथ आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि वो पथ है जगन्नाथ पंथ। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहे हैं कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो पहला है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो इसमें कहा गया है कि नाथ साहित्य का संबंध किससे है। तो देखिए कि नाथ साहित्य का संबंध जो है तो वो बंगाली से है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब अहोम के विषय में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, यानी ये कथन सत्य नहीं है। या अगला है कि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। या अगला है कि अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। अब फोर्थ वाला देखिएगा कि भुइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि अहोम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता है। तो ये कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि भारत में मुंडा जनजाति जो है तो वो किस क्षेत्र में निवास करती है। तो पहला देखिएगा दुर्ग, सेकंड है कुल्लू, थर्ड है छोटा नागपुर या फोर्थ है बस्तर। तो देखिए कि भारत में मुंडा जनजाति तो ये निवास करती है छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, यानी ये कथन सत्य है शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में। या अगला देखिएगा
कि कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। या अगला है कि यह लोक नृत्यों में से सदा श्रेष्ठ होते हैं। यह शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। तो देखिए कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में तो इसमें कहा क्या गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, तो ये कथन जो है सत्य हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हैजियोग्राफी संबंधित है। तो देखिए कि हैजियोग्राफी किससे संबंधित है। तो पहला है कि संत के जीवनी लेखन से। उसके बाद बी है यानी सेकंड है कि शासक के आत्मकथा लेखन से या संत के आत्मकथा लेखन से, या फोर्थ वाला है कि शासक के जीवनी लेखन से। तो देखिए कि हैजियोग्राफी इसमें पूछा गया है कि संबंधित है। तो हैजियोग्राफी जो संबंधित है तो वो है संत के आत्मकथा लेखन से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखिएगा कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। यानी सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से क्या अभिप्राय है। तो पहला है कि वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यानी सूफी मत के अनुसार तो खानकाहों से अभिप्राय है कि वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। या अगला वाला देखिएगा कि एक विशेष प्रकार का गाना या नाम का गुणगान करना या नीति कथाओं पर चर्चा। तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों का अभिप्राय तो यह है कि वह स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो मुगल वास्तुशिल्प इसमें पूछा गया है कि किसका किसका मिश्रण है। तो पहला है कि तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, या फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तो ये मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। यानी फारसी व भारतीय शैलियों के मिश्रण को मुगल वास्तुशिल्प का मिश्रण कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखिएगा यानी क्वेश्चन नंबर 26 है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो पहला वाला देखिएगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। या अगला है कि अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। या नेक्स्ट है कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। या अगला है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता। तो देखिए कि इसमें कहा क्या गया है कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में तो कौन सा कथन जो है उपयुक्त है। तो देखिए कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में तो सबसे उपयुक्त कथन जो है तो वो है कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन है। यानी उसमें जो है तो मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। तो वो दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है, तो जिसमें जो है मौसिम तथा सोलोमन के गुण जो है विद्यमान है। तो वो दिल्ली का सुल्तान कौन था। यानी वो दिल्ली का सुल्तान कौन था कि जिसमें मौसिम तथा सोलोमन के गुण विद्यमान हैं। तो आइए देखिए, पहला है सिकंदर लोधी, सेकंड है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड है बलबन, या फोर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। ये प्रजा के द्वारा कहा गया होगा कि जो है उस शासक में या उस सुल्तान में मौसिम तथा सोलोमन के गुण विद्यमान हैं। तो देखिए कि वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही कहा गया है कि उनमें मौसिम तथा सोलोमन के गुण विद्यमान हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी।
तो देखिए कि पहला है ज्योतिबा राव फुले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या ईवी रामास्वामी पेरियर। तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है। तो देखिए कि गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखने वाले हैं ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले ने ही जो है तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। यानी ज्योतिबा राव की पुस्तक जो है गुलामगिरी, तो इन्होंने किसे समर्पित किया। तो पहला है कि उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, या अगला वाला देखिएगा कि उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, या थर्ड है कि उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, या अगला है कि उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो आइए देखिएगा कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को, तो इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को समर्पित किया था उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो पहला है स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद सेकंड है होम रूल आंदोलन, थर्ड है भारत छोड़ो आंदोलन, या फोर्थ वाला देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को इसमें कहा गया है कि किसकी शुरुआत माना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ।